जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के तहत जो है ना, एक तरह से वीकली है, 5 से लेकर के 11 जनवरी 2026 में जो एक सप्ताह के अंतर्गत घटित जितनी भी सारी घटनाएं चर्चाएं रही है, उनका हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में अभ्यास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर सीरीज के तहत प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो आप उसे देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसी सब में जो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को इसमें समाहित कर लिया गया है एक सप्ताह के, जो सब सारे न्यूज इवेंट्स में रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका आंसर हो जाएगा डेल्सी रोड्रिगेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सैन्य अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए इन्हें नियुक्त किया। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अभियान में कौन सा सैन्य अभियान चलाया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व सैन्य अभियान चलाया। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो किस देश द्वारा गिरफ्तार किया गया? किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? अमेरिका के द्वारा। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने किसे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अंतरिम राष्ट्रपति की बात करें तो डेल्सी रोड्रिगेज को नियुक्त किया गया वेनेजुएला में। क्यों? क्योंकि वह मादुरो की वाइस प्रेसिडेंट थी और अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार किया, तो अमेरिका से मादुरो की रिहाई की मांग कर रही है। डेल्सी रोड्रिगेज किस वर्ष से वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाली हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2018। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, डेल्सी रोड्रिगेज किस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी फॉर वेनेजुएला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो ह्यूगो सावेज द्वारा यह पार्टी स्थापित की गई है और वेनेजुएला की वर्तमान में यह लीड करने वाली पार्टी है। डेल्सी रोड्रिगेज ने किस पद पर 2014 से लेकर 2018 तक कार्य किया? तो 2014 से 18 तक का कार्यकाल ये विदेश मंत्री के रूप में किए हैं। इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को किसकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी? 3 जनवरी की बात करें तो रानी वेलु नाचियार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। वह भारत की बहादुर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उसके बलिदान और नेतृत्व पीढ़ियों के लिए जो है वह प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि रानी वेलु नाचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? इनका एक इतिहास काफी रोमांचकारी और काफी प्रेरणा देने वाला इतिहास है। वह तमिलनाडु से संबंधित हैं। तो और वह 18वीं शताब्दी की स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। रानी वेलु नाचियार किस वर्ष में अपनी पति के मृत्यु के बाद शिवागंगा राज्य की रानी बनी थी? यह बनी थी 1770 में। ऑप्शन ए 1780 में बनी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। उन्होंने राज्य पर ब्रिटिश आक्रमण का सामना किया। उन्होंने निर्वासन में रहते हुए सेना बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी वेलु नाचियार किस वर्ष तक शासन किया? यह 1790 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, 1780 से लेकर के 90, और उन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया और राज्य को वापस लिया था। अतः कह सकते हैं कि वह भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी मानी जाती हैं। रानी वेलु नाचियार ने किस प्रकार के सैनिकों की पहली टुकड़ी का गठन किया? इसमें आंसर हो जाएगा महिला सैनिक। इसको तमिल में उदययल कहते हैं। उन्होंने यह सेना टुकड़ी का और उन्होंने मानव बम का इसके साथ में इस्तेमाल किया था, ब्रिटिश गोदामों को बर्बाद करने के लिए, उड़ाने के लिए। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्था के नेतृत्व में विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मुख्य कार्य अगर देखें तो यह करता है मौसम डेटा का संग्रह करता है, और साथ साथ में ताकि पूर्वानुमान जो लगाया जाए तो उसमें सुधार हो सके, माना पिन पॉइंट इसमें जो है सटीक अनुमान मिल सके। इंडियन साइंटिस्ट ने किस तकनीक से स्वदेशी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित किया है? इसमें तकनीक की बात करें तो 3D प्रिंटिंग हो जाएगा। यह मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से स्वदेशी है। शहरी जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में इसका काम है डेटा गैप को भरना। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। डेली घटनाएं जो चर्चाओं में रहती है ना, अभी तक जो पूरे इस वीक के अंतर्गत जो रही है, उसमें जितने सारे और संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। कहा गया है, रख हौसला वह मंजर आएगा। तो अगर आपके अंदर में वह जुनून है, ललक है, तो याद रखिए आपको मंजिल जरूर मिलेगी, और मंजिल जब मिलेगी तो इसका आनंद आएगा। इससे जितने सारे अभी कष्ट हो रहे हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सो किया, जो लेट किया, जो इधर उधर टाइम पास करके देख रहे हैं ना, वीडियो जरूर देखिए, उसमें कोई गलती नहीं। एक बार 2 बार करके पूरा करंट अफेयर्स देख के तैयार कर लीजिए, काफी ज्यादा उपयोगी होगा। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में कौन सा सेंसर लगे होते हैं? इसमें कौन से सेंसर की बात करें
तो तापमान, हवा की गति, वर्षा दाब, आर्द्रता, सौर विकिरण, ऑल ऑफ दीज, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, जिसमें डेटा स्वचालित रूप से एकत्र और प्रसारित होता है। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इन्हें सदानंद वसंत दांते को नियुक्त किया गया। क्यों? उन्होंने जनवरी 3, 2026 को पदभार संभाला, इसलिए 26/11 मुंबई हमले में हीरो सदानंद दांते को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा 26/11 में काफी ज्यादा इनका रोल था। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कब सेवानिवृत्त हुई? 31 दिसंबर 2025, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। उनके सेवानिवृत्ति के बाद ही सदानंद दांते को नियुक्त किया गया। और सदानंद वसंत दांते की बात करें तो वह किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं? तो यह मुख्य रूप से 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 26/11 में अजमल कसाब से सामना इन्होंने किया था और इस समय उनको गोली भी लगी थी। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड जो चर्चा में रहा है हाल ही में, वह डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क एकमात्र डेनमार्क साम्राज्य का यह स्वायत्त क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन महाद्वीप नहीं है ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। द्वीप तो है, महाद्वीप में इसकी गिनती नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। द्वीपों का समूह है, मतलब द्वीप ही कह सकते हैं। चर्चा में रहा EB4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? EB4 वीजा जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह चीन। इसका उद्देश्य है भारत चीन व्यापार को आसान बनाना, पूरी तरह से ऑनलाइन है। EB4 वीजा का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। EB4 वीजा कब से शुरू किया गया? अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को शुरू किया गया और 40 से 45 दिन इसमें लगते हैं इसकी प्रक्रिया में, और भारतीय कंपनियां स्पॉन्सरशिप लेटर जारी करती है इसके लिए। हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? शुरुआत की 9 के कौन सा भाग लगता है? तो 3 कौन से याद रखिएगा, 2003। करंट अफेयर्स में रहा, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है जो हर 2 वर्ष में आयोजित किया गया है। पहली बार कब? तो 2003 में, और 18वां 2025 में इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के भारत वापसी के याद में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी यहां पे लौटे थे। यह प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करता है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आयोजन की बात करें तो यह भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। 2023 में इंदौर में 17वां हुआ था, यह 18वां है। विदेश मंत्रालय ने ईरान को लेकर के सलाह जारी किया और 2025 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया ईरान से? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत, याद रखिएगा, सिंधु के तहत चलाया गया। और ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के मुख्य रूप से किस राज्य के छात्रों, तो सिंधु नदी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बहती है, तो जम्मू कश्मीर के छात्रों को वहां से निकाला गया इस ऑपरेशन के तहत। और मुख्य रूप से ये सारे छात्र वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करते थे। हमारे जो है डेली GK GS सीरीज भी कंटेंट चलाया जा रहा है, जितने अभी खास करके रोशन आनंद सर के द्वारा जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन से जो बुक निकलता है, और उसके हम लोग 30 से 40 क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें जितने सारे सॉल्यूशंस हैं उनसे जितने अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं, तो 100 क्वेश्चन हम लोग पर डे कराते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बिहार SSC का होना है, BPSC का, दरोगा का, AEDO का, BSO का, ASO का, रेलवे का और अन्य सारे जितने एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करिए। ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान है। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी रियाल है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना द्वारा गठित सबसे आधुनिक बल भैरव का प्रमुख विशेषता क्या है? भैरव की बात करें तो 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली फोर्स है। वास्तविक समय यह निगरानी कर सकती है, सटीक हमले और खुफिया जानकारी में काफी ज्यादा सक्षम है। भैरव बल में कितने से अधिक सैनिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं? इसमें 1 लाख से अधिक है इसमें। और युद्ध क्षेत्र में भारत की प्रभुत्व बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। भैरव बल को दुनिया का सबसे बड़ी क्या मानी जाती है? तो इसे सबसे बड़ी ड्रोन सक्षम लड़ाकू विमान इसे माना जाता है, और हाइब्रिड डिजाइन के द्वारा इसे बनाया गया है। अब तक कितनी भैरव बटालियन गठित की जा चुकी है? तो अब तक बटालियन की बात करें तो 15 गठित की जा चुकी है। LC और LOC पर भी यह तैनात है और 25 बटालियन और बढ़ाए जाने की योजना है। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन कहाँ हुआ? तो माधव गाडगिल की बात करें, इनका निधन कहाँ पे हुआ? तो पुणे में हुआ, और जो पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। माधव गाडगिल को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है, और वह लोक केंद्रित संरक्षक के समर्थक थे। माधव गाडगिल किस पैनल के अध्यक्ष थे? अगर पैनल की बात करें तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के अध्यक्ष थे, और इसे गाडगिल कश्मीर 2010 से 11 कहा जाता है। गाडगिल कमीशन ने पश्चिमी घाट को क्या घोषित किया? घोषित की बात करें तो उन्होंने पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में इसे घोषित किया और खनन और बड़े बांध पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। माधव गाडगिल साहब को पद्म विभूषण कब दिया गया? पद्म विभूषण की बात करें तो इन्हें 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
और पद्मश्री 1981 में दिया गया था और 2024 में यूएन के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। माधव गाडगिल ने किस वर्ष में भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। वह IISc में प्रोफेसर रहे और उन्होंने जैव विविधता संरक्षण पर काम किया। संयुक्त राष्ट्र 2026 को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिम्स जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध हो जाएगा, यह एथलेटिक्स से इनका संबंध है। भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा के द्वारा किया गया। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो मॉस्कट लॉन्च किया? मंत्रालय की बात करें तो सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2025 में 126 बाघों की मौत हुई है, जो कि 2024 से 40 अधिक है। मध्य प्रदेश में 55 मौतें सबसे अधिक हुई है, अभी तक सबसे अधिक 55 हुई है। खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दीव घोघा बिल में, ऑप्शन नंबर बीच में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला संस्करण कब हुआ था? 2024 में। उलंग कनवाई शो नुलगन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुआ? हिंदी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में किया गया और 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला देखते हैं, नागौरी अश्वगंधा उत्पादन को GI टैग प्रदान किया, यह किस राज्य से संबंधित है? अगर राज्य की बात करें तो यह राजस्थान से संबंधित है और औषधीय गुणों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसका हो जाएगा के बाला सुब्रमण्यम साहब को नियुक्त किया गया। इस प्रकार से डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आज जो करंट अफेयर्स वीकली 5 से 11 तक जितने सारे करंट अफेयर्स थे उनको करा दिया गया है। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए मैं सौरभ पूरी वाईफाई कुछ गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना और लगातार मेहनत करिएगा।